पेपर प्रेजेंट करते थे हम लोग भारतीय भाषा केंद्र में। लेकिन दो बातें आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मेरे गुरु ओम प्रकाश सिंह जी, हमारी गुरु बैठी हैं चंद्रकला त्रिपाठी जी, वशिष्ठ नारायण सर, इन लोगों से मैंने सीखा है, साहित्य की समझ विकसित की है। और सच में उपन्यास की आलोचक की हैसियत से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उपन्यास की आलोचना कैसे करनी चाहिए यह समझ मुझे डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने ही सिखाया है। एमफिल में मुझे आज भी याद है कि सर स्पेशल पेपर पढ़ाते थे हम लोगों को भारतीय उपन्यास, और उपन्यास के भीतर कैसे प्रविष्ट हुआ जाता है। कोई आलोचक कोई टूल्स लेकर के हमें नहीं प्रवेश करना होता है उपन्यास के भीतर, एक सहृदय पाठक के रूप में ही हमें उपन्यास के भीतर प्रवेश करना पड़ता है। और उसी दृष्टि से, उसी ढंग से मैंने अस्थि फूल को पढ़ा है, और पढ़ करके जो बातें, जो मूल बातें मुझे समझ में आई उन पर बात करूंगी। सर ने काफी बातें कह दी हैं, इनारा की कथा या सोन चंपा के जंगल की कथा। मैं जो मूल में है, केंद्र में है, एक बात है कि अल्पना मिश्र एक ऐसी रचनाकार हैं जिसे स्त्री विमर्श के परिदृश्य में नहीं बांधा जा सकता है। अपनी पीढ़ी में एक अनकन्वेंशनल राइटर के रूप में हम उन्हें जानते हैं। उनकी तमाम कहानियां, दो कहानियों के उदाहरण मैं दूंगी, शायद आप लोगों ने पढ़ी होंगी। एक छावनी में बेघर कहानी एमए के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है कुछ विश्वविद्यालयों में। उसमें किस तरह से वो तंत्र के ट्रीटमेंट को दिखाती हैं, वहां स्त्री विमर्श नहीं है, एक पूरी राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश है। दूसरी कहानी मिड डे मील, उस कहानी की प्रतियां बांटी गई थी विभागों में जब वह कहानी छपी थी, तो वहां भी पूरी कहानी का परिदृश्य राजनीतिक है। मुझे इस उपन्यास में भी यह नहीं लगता है कि यह उपन्यास केवल स्त्री विमर्श को लेकर के लिखा गया है। पूरे उपन्यास एक राजनीतिक षड्यंत्र को, एक वर्तमान जो भूमंडलीकरण है, उदारीकरण है, उदारीकरण का जाल किस तरह से सत्ता बिछा करके रखी है समाज में, और किस तरह से आदिवासी समाज, क्योंकि हम जानते हैं कि आदिवासी समाज आज भी पिछड़ा है, और जो समाज पिछड़ा है वहां संस्कृति या सभ्यता का उस तरह से विकास नहीं हुआ है। तो जो अभी सभ्य समाज नहीं है वही भोला है, वही मूर्ख है, और उसे कैसे एक जो शोषण का षड्यंत्र है, जो जाल बिछाया गया है, वह उसे कैसे फंसा रहा है, बच्चे कैसे फंस रहे हैं। हम आए दिन देखते हैं मानव तस्करी का ये जो पूरी सुरंग है, जो देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी है। जब हम उपन्यास में प्रवेश करते हैं तो हमें लगता है कि पूरा उपन्यास केंद्र बिंदु है झारखंड, झारखंड को केंद्र में रख करके कथा बुनी गई है, और झारखंड के निर्माण की कहानी चल रही है। एक तरफ तो झारखंड एक अलग राज्य के रूप में निर्मित हो रहा था, लेकिन उसी निर्माण के समानांतर एक विनाश की प्रक्रिया भी चल रही है। एक तरफ निर्माण है, दूसरी तरफ विनाश है, पलायन हो रहे हैं। जंगल और जमीन उनके पास अब नहीं है, उनकी हैसियत में नहीं है। यहाँ तक कि वो सूखी लकड़ियां भी ले जाकर के शहर में बेच करके अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से जब नारे लगते हैं तो वे क्या चिल्लाते हैं, भात भात, यानी कि उसके पास भूख और भात का संकट है। सुजन महतो का जिक्र हुआ है। सुजन महतो की पत्नी जो स्त्री है वह बच्चे जनते जनते मर चुकी है, और जब वह उसकी लाश को अपनी पीठ पर लाद करके और लंबी दूरी तय करके आता है, तो घर आते आते सर ने कहा कि पुरुष पात्रों को इस तरह से क्यों रचा गया है, उसके भीतर क्या एक निर्ममता नहीं आएगी? वह समाज विरोधी बन चुका है। उसे लगता है कि मैं अपनी बेटी को बेच दूंगा, वो झारखंड में जाकर के भूखों तो नहीं मरेगी। इनारा को विवाह के नाम पर अधेड़ उम्र क्या,
जो अब बिक करके मोल की बहू के रूप में हरियाणा में आती है, और पूरी संस्कृति हरियाणा की जो इतना प्रोग्रेसिव प्रदेश है, जो दिल्ली से सटे है, इसका विरोध कोई नहीं कर सकता है कि वहां मोल की बहुएं क्यों लाई जा रही है। कहीं भी जिस दौर में 2019 में यह उपन्यास लिखा गया, किसी भी न्यूज चैनल में ये खबरें क्यों नहीं आती हैं कि मोल की बहुओं पर रोक लगाया जाए, और वे बहुएं खरीद करके लाई जाती हैं, जैसे गाय खरीदी जाती जिसका दूध सब लोग पीते हैं, उस तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस उपन्यास को पढ़ करके। लेकिन ये चरित्र कायर नहीं है, ये स्त्रियां कायर नहीं है। ये जिस खूंटे से बांध दी गई हैं, उस खूंटे को उखाड़ने में भी माहिर हैं। पलाश का जो चरित्र है, पलाश कहती है कि हम भी नहीं माने, हमने उसको इतनी जगह काटा कि वह पागल हो गया। हम जिस जमीन से आते हैं, झारखंड की जिस भूमि से आते हैं, उसने हमें इतनी ताकत दी है। तो एक तो उपन्यास के केंद्र में जो मूल बात है वह क्या है? गर्भ, गर्भपात। गर्भपात स्त्री के मूल में भी है, केंद्र में भी है, और प्रकृति के मूल में भी है। जो रूपक है उपन्यास का, वहां भी यही प्रश्न है सोन चंपा के जंगल में कि दीकू चले आ रहे हैं, और क्या करने आ रहे हैं? वो धरती का गर्भपात करने आ रहे हैं। धरती के गर्भ में जो चीजें हैं उन्हें लूटने आ रहे हैं। तो पूरा एक फेमिनिज्म का एक महत्वपूर्ण, आज के समय में यदि देखा जाए कि स्त्री विमर्श कहाँ जा रहा है, तो इको फेमिनिज्म को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरह से दोनों रूपक को एकाकार कर दिया गया है, स्त्री को भी और प्रकृति को भी। और कथा के मूल में बड़ा प्रश्न क्या है कि जो भी सुंदर है इस दुनिया में, जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को लूटा जा रहा है, उस सौंदर्य को नष्ट किया जा रहा है। ये कितना सुखद लग रहा है। यहाँ ओम प्रकाश सर का संयोजन कितना बढ़िया है कि जितनी स्त्री कथाकार हैं उन पर बोलने वाले आलोचक हैं। तो स्त्री पुरुष है, वो सारे आलोचक पुरुष हैं। इससे यही एक लोकतंत्र है, और हमें यही लोकतंत्र चाहिए। हमें यह नहीं चाहिए कि हम अपनी रचनाएं करें और अपनी रचना को अपने ही मुख से महिमामंडित करें। हमें एक संवेदनशील समाज बनाने की कोशिश है, जो भी स्त्री रचनाकारों की। और हम देखते हैं कि रही देह विमर्श की बात, तो देह विमर्श व्यंग्य नहीं है। आप देह विमर्श के गहराई में जाकर के देखिए। गरिमा श्रीवास्तव बैठी हुई हैं, उन्होंने किस तरह दिखाया है कि जितने युद्ध लड़े गए हैं वो स्त्री शरीर पर लड़े गए हैं। एक छोटे से आंदोलन होते हैं हरियाणा में, किसान आंदोलन, तमाम छोटे छोटे आंदोलन होते हैं। आप देखिए ना, खेतों में स्त्री शरीर रौंदा जाता है। एक गरीब कुरूप अगर भीख मांगने वाली स्त्री है तो वह भी बलात्कार से नहीं छूट सकती है। यह हमारे समाज का सच है। हम आए दिन देखते हैं कि किस तरह का एक संवेदनहीन दुनिया बन रही है, और उस संवेदनहीन दुनिया के मूल में क्या है? उपभोक्तावाद है, उपभोक्तावादी संस्कृति। एक दृश्य में दिखाना चाहूंगी उपन्यास में कि जो पलाश है वह कैसे भागती है। घरेलू कामकाजी स्त्री के रूप में उसे लाया जाता है और उसका शोषण होता है, तो वह घर छोड़ करके भाग जाती है। वह यह नहीं जानती है कि फिर वह शायद अपने राज्य में पहुंच पाएगी या नहीं, लेकिन उसे लगता है कि मुक्ति पाने के लिए, स्त्री मुक्ति के लिए हमें भागना तो चाहिए। अल्पना मिश्र भागने को एक बहुत सही संदर्भ देती है, अपनी कहानियों में भी दिया है। तो वो भाग के एक पार्क में जाकर के सो जाती है, और जब शाम होती है और पार्क का जो बंद होने का समय होता है, तो जो गेटकीपर है वह लकड़ी से उसे खोदता है, जैसे किसी जानवर को डंडे से खोदा जाता है। एक पूरा वर्णन इस तरह का आया है।
और फिर वो बार बार बेची जाती है। वो अभी लेकर के आता है या झांसा दे करके कि मैं तुम्हें वापस पहुंचा दूंगा तुम्हारे राज्य, लेकिन वो पहुंचती ही नहीं है। और उपन्यासकार वहां लिखती हैं कि न जाने कितनी बार खरीदा गया, बेचा गया, मुझे तो याद भी नहीं है। यह दुनिया जो है वह देह मंडी है। यहाँ हम जो गांव के लोग हैं जब शहर में आते हैं तो शहर में आकर के हम क्या होते हैं, एक शरीर मात्र होकर के रह जाते हैं। बहुत सारे स्त्री चरित्र हैं इस उपन्यास में। इनारा का जिक्र चंद्रकला मैम ने भी किया था कि किस तरह से उस पर बार बार जोर डाला जाता है कि वह मादा भ्रूण को अपने ही हाथों से, जैसे अपने ही शरीर को खरोच खरोच करके और पॉलीथीन में बांध करके कोई बार बार फेंकने पर विवश होता है। तो इस तरह के ऐसे चरित्र अनायास नहीं आए हैं। जाहिर है इसके लिए अल्पना मिश्र ने उस बीहड़ प्रदेश में प्रवेश किया, बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी किया। वो चाहती तो इस विषय को नहीं लेती, किसी और विषय पर बहुत विषय है जिस पर लिख सकती थी, लेकिन एक लेखकीय जिम्मेदारी भी होती है समाज के प्रति कि हम अपनी जिम्मेदारी का किस तरह से निर्वहन करें। एक लेखक भी समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होता है और वह यदि उस सत्य को हमारे सामने लेकर के नहीं आएगा तो कौन लाएगा। सर ने कहा कि साहित्य क्या है, वह भी अपने समय का एक दस्तावेज हो, ऐतिहासिक इतिहास केवल इतिहासकार ही नहीं लिखते। तो अपने आप में यह उपन्यास भी अपने समय का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर के आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के बाद हम इतिहास में कहीं भी हमें नहीं पढ़ने को मिलेगा कि मोल की बहू क्या होती है। उसे लोग भूल जाएंगे, उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे। लेकिन जब जब यह उपन्यास पढ़ा जाएगा तो हमें अपने समय का, उस दौर का एक इतिहास भी हमें एक आईना दिखाएगा कि यह भी हमारे समाज में हुआ है, एक सामाजिक सच्चाई है। दूसरी बात मैं अल्पना मिश्र की शिल्प संरचना पर करूंगी कि बार बार वे अपने लेखन के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से एक शिल्पगत संरचना को तोड़ती हैं, एक नया अनूठा शिल्प रचती हैं। और वह शिल्प विधान क्या है? इस पूरे उपन्यास में बिंब आए हैं। पूरे उपन्यास की कथा जो है वो ऐसा लगता है काव्यात्मक बिंबों के माध्यम से चल रही है। पहला ही बिंब है कि किस तरह से समय पर स्याह रंग का गिरना। बीच में एक बिंब आया है जब इनारा की कथा चलती है कि अंतस में घुसे हुए कांच की तरह रिश्ता हुआ। सचमुच उसका जीवन कैसा है कि कांच को अंतस में घुसा दिया जाए और खून टपक रहा हो। तो अनूठी भाषा, झारखंड, हम हैरानी होती है हमें कि अल्पना मिश्र ने इस तरह से उन गीतों को कैसे पिरोया है। या जब कथा हरियाणा की तरफ जाती है तो पूरी हरियाणवी भाषा की जो टोन है, जो तेवर है, इसके माध्यम से एक विश्वसनीयता भी अर्जित की गई है उपन्यास में। तीसरी बात, मैं इस उपन्यास के विजन के बारे में करूंगी, स्वप्न। एक लेखक का अपने कथा या लेखन में एक स्वप्न भी होता है। ऐसा नहीं है कि वह केवल समाज की सच्चाई या समस्याओं को ठीक ढंग से हमारे सामने रख दे और उसका दायित्व खत्म हो गया। वह उसका दायित्व यह भी है कि वह यह बताए कि इसका समाधान क्या है। तो अल्पना मिश्र ने स्त्री मुक्ति के प्रश्न को ही नहीं उठाया है, बल्कि उसके प्रति एक जो स्वप्न है, एक जो विजन है, वह भी दिया है। और इसके लिए थोड़ा सा मैं उनके अंश को, उपन्यास के अंश को पढ़ूंगी।
जिसमें उन्होंने बताया है कि मुक्ति क्या है, स्त्री मुक्ति का स्वप्न क्या है। उपन्यास में जो एक अंधकार है, एक खूब अंधेरा है, उस अंधकार को चीरने की एक रोशनी, एक रास्ता भी है। और वह क्या है? एक पूरा उन्होंने फैंटेसी और मेटाफर का बहुत प्रयोग किया है, क्योंकि कई बार जो यथार्थ होता है वह सीधे सीधे हमारे सामने नहीं आता है, या यथार्थ इतना भयावह होता है कि हम उसे सीधे सीधे वर्णन के माध्यम से व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें रूपक गढ़ने होते हैं, उसके लिए हमें फैंटेसी का सहारा लेना पड़ता है। तो इस फैंटेसी का सहारा भी अल्पना मिश्र ने उपन्यास में लिया है, और वह फैंटेसी के माध्यम से ही एक स्त्री मुक्ति का एक तरह से जो स्वप्न है, जो समाधान है, वह भी देती है। तो समाधान क्या है? वो लिखती है एक जगह कि टोकरी में बिकने को बैठी पलाश, इनारा, पिंकी, गणेशी गोल भवन की सीढ़ियों पर अपने जिस्म की खाल को नोच रही हैं, मांस को खुरच खुरच कर फेंक रही हैं, अपनी हड्डियों को नुकीला कर रही हैं। वहां बहुत से गिद्ध जो इनके जिस्म को नोच नोच कर खाने को आतुर थे, अब भयभीत हैं। उनकी आंखों में वासना की लहरें नहीं, बल्कि लड़कियों की अपनी हड्डियों से हथियार बना लेने के इरादे से खौफ छा गया है। लड़कियों ने अपने जिस्म से खाल और मांस नोचकर हड्डियों से हथियार बना लिया है। वे इन हथियारों की बदौलत अपने सपनखोरों के साथ जंग को तैयार हैं। यह एक बड़ा स्वप्न है, यह एक स्त्री मुक्ति का रास्ता है कि हमें जिस शरीर या जिसको ग्लोरीफाई नहीं करना है, महिमा मंडित नहीं करना है, हमारे भीतर ताकत तभी आएगी, हम युद्ध तभी लड़ सकते हैं जब अपने भीतर साहस पैदा करें और उस स्त्री शरीर से खौफ खाए। और यही फिर रूपक में भी यही दिखाया है उन्होंने कहीं न कहीं कि जो फूल है, वह फूल क्या बदजात हवाओं की वजह से खिलना बंद कर दे? तो क्या दुनिया की जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, वह इसलिए कि कोई नहीं चाहता है कि यह दुनिया सुंदर बनी रहे, हम छोड़ दें? मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ, सर अध्यक्षता कर रहे हैं, काफी थक गए हैं, तो यही अपनी बात खत्म करती हूँ। शुक्रिया मैडम। जब इस गोष्ठी का विषय तय किया जा रहा था, स्त्री उपन्यास लेखन का वर्तमान परिदृश्य, तो कहीं न कहीं गुरुवर प्रोफेसर ओम प्रकाश जी के मन में ये संकल्पना थी कि हमारे वर्तमान में जो स्त्री रचनाकार लिख रही हैं वो अपने वर्तमान को कैसे देखती हैं, उसका क्या परिदृश्य है। और आज की गोष्ठी में अब तक की हुई बातचीत से ये एक बात जरूर साफ हुई कि ये जो भी स्त्री रचनाकार हमारे यहाँ मौजूद हैं वह सभी राजनैतिक चेतना से संपन्न रचनाकार हैं। बिना इससे संपन्न हुए वो विषय का इतना बड़ा कैनवास शायद नहीं रच पाते। तो इस गोष्ठी का जो शीर्षक है, जो विषय है स्त्री उपन्यास लेखन का वर्तमान परिदृश्य, इस पर और अब तक की गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी को मैं यहाँ आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपने अध्यक्षीय वक्तव्य से इस गोष्ठी का समापन करें। आप तालियां बजा दे सर इस सुनने की देर समादरणीय मंच, समादरणीय कर करके ही मैं केवल नहीं बचना चाहता हूं, बल्कि इस मंच पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, शहर के गणमान्य आलोचक और लेखक और आप सभी लोग, भारत सरकार भी कर सकते हैं
सब मौजूद हैं और आज एक गंभीर विषय पर हम बातचीत कर रहे थे। इस गंभीर विषय पर बातचीत करने में कुछ तो गंभीर बातें आई और कुछ ऐसी हल्की फुल्की भी बातें आई जो चिंतित करती हैं। उपन्यास जैसी मजबूत विधा अगर हवाई जहाज में पढ़ी जाएगी तो यही दुर्गति होगी उसकी। उपन्यास एक ऐसी विधा है जो हमें देखने सुनने में हल्की लगे लेकिन बात बहुत मजबूती की करती है। हमें उस मजबूती तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। कविता में कवि मुख्य रूप से हमारे सामने उभर कर आता है। उपन्यास में उपन्यासकार नहीं उभरता, समाज उभरता है। वह समाज उभरता है, इसलिए वह महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, मैंने जब यहाँ स्त्री उपन्यास के वर्तमान परिदृश्य पर बातचीत करने की कोशिश की और एक छोटी सी गोष्ठी आप लोगों के सहयोग से आयोजित की, तो उसके पीछे मेरे कुछ निश्चित उद्देश्य थे। पता नहीं, मैं न तो फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करूंगा, न तो फेमिनिस्ट राइटिंग की बात करूंगा, न तो फेमिनिस्ट थिंकिंग की बात करूंगा। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकलती। मैंने अमरकांत का एक उपन्यास पढ़ा है, सुंदर पाणी का पतू, सुंदर पाणी की पतू। उतनी मजबूत महिला चरित्र कोई महिला स्त्री उपन्यासकार लिख करके दे तो फिर मुझको लगेगा कि नहीं, अलग से भी बात की जा सकती है इस पर। दूसरी चीज कि हमारे यहाँ उपन्यास बहुत पुराना नहीं है। इस पढ़ने पर, उपन्यास पढ़ने पर एक बात और मुझे याद आ रही है, मैं कह देना चाहता हूं, आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र था। प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी, चंदकला जी उस समय अध्यापन में आ चुके थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। काशी नागरी प्रचारणी सभा में एक गोष्ठी थी, उस गोष्ठी में नामवर जी गए हुए थे। इसी तरह से रचनाओं के पढ़ने उड़ने पर कुछ बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि अगर रचनाओं को आप पढ़ न सके तो उसे सूंघ लिया करिए, उससे एक महक निकलती है और उससे कुछ आपके समझ में आ जाएगा कि यह रचना क्या कर रही है। पता नहीं उस समय नामवर जी का कहना तो और चाहे जो रहा हो, लेकिन दूसरे दिन कुछ सूंघते हुए लोग पाए गए जो भी किताबों को सूंघ रहे थे, और अगर नई किताब मिल गई तो आकर यह बताने से नहीं चुकते थे कि हाँ वाकई में उसमें महक थी। खैर, उपन्यास लेखन के परिदृश्य पर अगर आप बात करें तो ये बात हो चुकी है और संचालन के क्रम में सोनम ने भी यह बात उठाया, कृष्णा सोबती का भी नाम लिया। हम केवल इस चीज पर विचार करने के लिए आज इकट्ठा हुए थे यहाँ कि स्त्री उपन्यास लेखन का परिदृश्य कैसे व्यापक होता गया है, कैसे बढ़ता गया है। मैं नहीं कहूंगा, आप लोग इसको देखिए और खोजिए कि शुरू में स्त्री कथा लेखन में जो उपन्यास आए, उन उपन्यासों का कथ्य का क्या था, किस चीज पर उसमें जोर दिया गया था। क्या आज हम जिन बातों को सोच रहे हैं वे बातें उसी तरह से हैं जो डार से बिछुड़ी या मित्रों मरजानी में सोची गई थी। इसी क्रम में आपका बंटी को भी याद करिए, महाभोज को भी याद करिए, और इन सबको याद करते हुए तब आप इन तीनों उपन्यासों को याद करिए। जब मैंने इन तीन उपन्यासों को रख करके इन पर बातचीत करने की योजना बनाई थी तो उसका एक निश्चित उद्देश्य था।
और उद्देश्य यह था मित्रों कि ये तीनों उपन्यास तीन तरह से अपने समय में हस्तक्षेप करते हैं। केवल हस्तक्षेप ही नहीं करते, मुठभेड़ करते। तरीका अलग अलग होता है। पता नहीं, हमें तो चिंता हो रही है कि हम मातृभाषा में शिक्षण की बात कर रहे हैं और हमारी भाषा इतनी व्यापक है कि हमसे फिसलती जा रही है। जाहिर है कि आज जो कुछ लिखा जा रहा है, आप रचना अगर प्रकाशक के हाथ में सौंप दिए तो प्रकाशक के लिए वह केवल बिक्री की एक चीज है। आपकी रचना के साथ कैसे क्या होगा ये नहीं जाना, वो नहीं जानता। दूसरी चीज, प्रोफेसर नवीन ने फणीश्वर नाथ रेणु और शिव प्रसाद सिंह के हवाले से कुछ बातें की। नवीन जी, ऐसा उस समय हुआ कि ग्राम कथा और आंचलिकता का बड़ा विवाद चला था। रेणु अपने को आंचलिक कहते थे और शिव प्रसाद जी को अगर कोई आंचलिक कह देता था तो लगता था कि उन्हें लाल कपड़ा दिखा दिया गया। वे अपने को ग्राम कथाकार मानते और उस ग्राम कथा को स्थापित करने के लिए उन्होंने आधुनिक परिवेश और नवलेखन में लिखा एक लंबा लेख। अभी किसी रचना की बात करते हुए यह हो रहा था कि कुछ अच्छे पात्र क्यों नहीं दिखाई देते। ये तो बहुत पुरानी बात है। बहुत पहले भी कहा जाता था कि महिला आंचल से एक अच्छा पात्र खोज कर दिखा दीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि वहां तो समाज बोल रहा है और रचना जहां पर केंद्रित होगी वहीं की बात करेंगे, वहीं की बात करेगी। पता नहीं उस भूमि तक हम पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। बात केवल अवधि भोजपुरी से नहीं बनेगी, बात केवल भाषा से नहीं बनेगी। बात वहां बनेगी जो काशी क्षेत्र को जानते हो और काशिका को जानते हो। काशी क्षेत्र और काशिका को अच्छी तरह से समझ करके फिर चलना तुम योग खुलेगा, उगेगा, उग जाएगा। बार बार अभी विद्यापति याद आते हैं। नवीन जी ने विद्यापति के उस पद का जिक्र भी किया। मुझको भी कभी कभी ऐसा लगता था, मैं भी कहा करता था ये तो मैडम ने उड़ा लिया है विद्यापति से शीर्षक। लेकिन फिर मुझे कभी कभी ये शंका होती थी कि वहां तो विद्यापति कह रहा है कि चंदा मत उगी हो आज की रात। अभी सारिका नायिका है, मना कर रही है कि मत उगिए। और यहां ये जो है कि चंदा तुम उगी हो, बाद में मुझे चला कि ये तो हमारे यहाँ का संस्कार गीत है जो भोजपुरी में और खास तौर से काशी क्षेत्र में गाया जाता है। बनारस जिस भाषा को कबीर बोलते हैं, बनारस की वह भाषा जिसको गांव के लोग बोलते हैं या जिसको जीवत बोलता है, वह कुछ अलग है। समझना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं उपन्यास के माध्यम से उपन्यासकार उन चीजों को हमारे सामने रखना चाहता है और ऐसा भी नहीं है कि वे चीजें बिल्कुल नए रूप में हमारे सामने आ रही हैं। पहले पहले भी उस रूप में आ चुकी है, खूब आ चुकी है। आदिवासियों के जीवन पर पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूं। अब तक जो कुछ लिखा जा रहा है, एक बहुत पहले उपन्यास लिखा गया अमृत संतान, जरा सा उसको देखिए, फिर उससे आप आगे बढ़िए कि हम कहां आगे बढ़े हैं। और जहां आगे बढ़े हैं उसी की पहचान अगर आप कर लेंगे तो एक बड़ी उपलब्धि।
सिंगोमा वहां भी है, सोनचंपा नहीं है। सोनचंपा की वह चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक होते हुए आंध्र प्रदेश तक के बेल्ट में आदिवासियों का जीवन किस तरह से बड़े विस्तार से 1000 पेज का उपन्यास है उनका, वह उठाता है, बात करता है। भिक्षुओं से क्या परेशानी है, महाजनों से क्या परेशानी है, पुलिस से क्या परेशानी है, झाड़ फूक करने वाले ओझा लोगों से क्या परेशानी है, तमाम तरह की चीजों को ले आता है। और उन चीजों के बीच में आदिवासी कहाँ खड़ा है, आदिवासी महिलाएं कहाँ खड़ी हैं, आदिवासी पुरुष कहाँ खड़ा है, इन सब चीजों पर वो बातचीत करता है। दूसरी चीज, यह हमें अपनी उपलब्धि समझनी चाहिए कि हम आंचलिकता में प्रवेश करते हुए, बड़ी बड़ी बातों को उठाते हुए, भारतीय जनता के विभिन्न स्वरूपों को समझते हुए, उन पर बात करते हुए न केवल नेशनल होते हैं बल्कि इंटरनेशनल हो जाते हैं। फ्लाइट में उपन्यास पढ़ने वाले लोग अगर फ्रांस की यात्रा के साथ उपन्यास को भी जोड़ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। पोलैंड उनको और अच्छा दिखाई देगा और गरिमा जी का उपन्यास उनको कुछ सार्थक लगने लगेगा। ये देखिए एक बहुत बड़ी परेशानी है और ये देखा जाएगा। और ये हमेशा जो हम अध्यापक हैं, हम अध्यापक जब कथा साहित्य का सृजन करेंगे तो कहीं न कहीं लड़खड़ा जाएंगे, जरूर लड़खड़ाते हैं। पता नहीं क्यों भारतीय परिवेश में ये बना हुआ है कि जब हम बोलते तो लगभग आपसे बराबरी के उस पर है, स्तर पर, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं, कलम पकड़ लेंगे ना तो आपसे 10 गुना ऊपर उठ जाना चाहिए। मैं एक घटना केवल बता रहा हूं। श्री प्रसाद जी का उपन्यास आया नीला चांद, उस पर मिला व्यास सम्मान, चर्चा हुई खूब दिल्ली में। मैं उस समय दिल्ली आ गया था, एनसीईआरटी में नौकरी कर रहा था और एनसीईआरटी में एक इतिहास के बहुत रिनाउंड प्रोफेसर थे, नाम नहीं बताऊंगा, जो लेखक के रूप में श्री प्रसाद जी को जानते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें नीला चांद चाहिए, लाइब्रेरी से चलो कुछ करके दिया। मैंने 3-4 दिन में उन्होंने पढ़ करके फोन किया मुझको कि ले जाओ जमा करके, बुजुर्ग जमा। वहां उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, इस उपन्यास का लेखक अध्यापक तो नहीं है? मैंने पूछा क्यों, क्या बात हो गई? कहा अरे ये तो बात बात पर गोष्ठी करवाता है, जहां कहीं है गोष्ठी करवा देता है, वहीं से निराकरण लेने की कोशिश करता है। और दूसरी चीज उन्होंने धीरे से कही कि जरा अगर बनारस जाते हो तो उनको समझाना कि जिस काल पर इनका उपन्यास केंद्रित है उस काल में भारत में आलू नहीं था, तंबाकू नहीं था, और ये खूब आलू का चोखा खिला रहे हैं कि मित्रों, ये जो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर कि उपन्यास लेखक को सावधान रहना है, और उपन्यास लेखक को जितना सावधान रहना है उससे अधिक पाठक को सावधान रहना है। हम रचना के किस परिप्रेक्ष्य को पकड़ें और किस तरह पकड़ें, महत्वपूर्ण यह होता है कि जरा सा अगर चूक गए तो फिर रचना फिसल जाएगी और हम अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। इसलिए अर्थ का अनर्थ करने से बचें। और आज जिस तरह से हमारे यहाँ स्त्री उपन्यास लेखन का परिदृश्य व्यापक हुआ है, उसकी परिधि में जो अनेक नए विषय आ गए हैं। अभी स्त्री केवल स्त्री विमर्श के बारे में नहीं सोचता, हो चुका विमर्श, जितना होना था बहुत हो चुका, समस्याएं और हैं, आने दीजिए, उन समस्याओं से टकराने दीजिए। मैंने उपन्यास से कुछ अंश उद्धृत करके रखा था, जहां वाक्य 5-5 लाइनों के हो गए हैं। मैं उपन्यासकारों से यह अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि कृपया कथा में ऐसे वाक्य न लिखें, नहीं तो
पढ़ने वाला भाग खड़ा होगा उपन्यास करके। धन्यवाद मित्रों।